हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो घटना चक्र की इस महा श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ए 15 अगस्त 2020, बी 12 सितंबर 2019, सी 26 जनवरी 2020 और डी 25 अगस्त 2019। तो आपको ध्यान देना है, ये फैक्ट है, इसको रट लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका आंसर है बी। अब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसी में एक क्वेश्चन और बना दिया है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि जब क्वेश्चन बनाता है वो, तो अब जाहिर सी बात है, अब ये सारी चीज़ें दी हुई है तो ये तो बनाएगा, ठीक है, जैसे कि इसमें पूछ लिया गया है तो वो देखेगा कि हाँ यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो वो क्या करेगा कि अब ये जो दिए है ना, इसमें या तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं और या तो इनमें से भी अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, या तो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी है और आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है कि हाँ, अगर ये चीज़ पूछी गई है तो आगे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर से है ना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए, ये जैसे आपका ये बन रहा है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य क्या है। तो अब देखिए, यहाँ उद्देश्य का दे दिया है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन योजना देना। ठीक है, ये पेंशन योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका उद्देश्य है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम पढ़ें ये कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत, ठीक है, 12 सितंबर 2019 को हुई थी, हमने देख लिया। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना हेतु पात्र होंगे। तो देखिए, यहाँ पर ही ये क्वेश्चन बन गया। जैसे कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखूँ तो ये बनाएगा आपका कि प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभार्थी हेतु निम्नलिखित पात्रता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो इसमें 2 पात्रताएं सुनिश्चित की गई हैं। पहला कि वो 18 से 40, ठीक है, वर्ष के अंदर हो, जैसे कि 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या सुनिश्चित किया गया है कि 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, ऐसा नहीं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो। ठीक है, तो एक तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि यूपीएससी क्या करेगा, इसमें स्टेटमेंट को घुमा देगा कि यहाँ पर देगा कि 2 हेक्टेयर से अधिक हो, तो वो आपको ध्यान रखना है, अधिक नहीं होना है, कम रहना है। और यहाँ पर या तो कर देगा कि ये 40 है तो यहाँ पर 60 कर देगा। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी चेंज कर देगा। और पीसीएस में क्या करेगा कि पीसीएस में दोनों ही स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको दोनों ही इसी तरीके से बना देगा और आपका दे देगा केवल एक। ठीक है, दूसरे में दे देगा केवल 2, तीसरा दे देगा दोनों और चौथा दे देगा कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोनों। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब बताइए, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही हैं कि हाँ पात्रता इतनी है, तो भाई यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। अब जो इसका उद्देश्य है वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, जो आयु वर्ग है वो तो बदलेगा नहीं, जो हेक्टेयर यहाँ पर सीमांत किसानों के लिए तय किया गया है इतने ही हेक्टेयर होने चाहिए, वो तो चेंज होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में वो घुमा देगा आपको, यहाँ 60 कर देगा, 75 कर देगा,
तो ये सारी चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से आप सॉलिड तरीके से याद कर लेते हैं तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि क्वेश्चन क्या ही कह रहा है। ए दिया है खाद्यान्नों का वितरण, बी दिया है खाद्यान्नों की खरीद, सी दिया है खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, डी दिया है खाद्यान्नों का निर्यात। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, तुरंत तुक्का लगा देंगे ई। ठीक है, क्योंकि पढ़ के लग रहा है कि हाँ सही है, सारा ही है। ये इन सब चीज़ों का हम प्रबंधन करते हैं और वो सोचेंगे कि इसमें तो 2-3 तो मिल ही रहा है, लास्ट में जाएंगे ना सोचेंगे ई ऑप्शन है तो ई लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर डी है इसका आंसर, डी। क्योंकि हम यहाँ पर निर्यात कर रहे हैं और निर्यात में क्या होता है, हमारे जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं, ठीक है, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो, मैं बात कर रही हूँ निर्यात के संदर्भ में, तो वो हमारे कहाँ जाती हैं, बाहर ही तो जाती हैं। हम निर्यात कर रहे हैं, वस्तुओं को बाहर भेज रहे हैं, तो हम प्रबंधन कहाँ कर रहे हैं। खासतौर से यहाँ खाद्यान्न प्रबंधन कर रहे हैं ना, खाद्य प्रबंधन की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाहर भेज रहे हैं। प्रबंधन तो हो ही नहीं रहा, हम तो बाहर भेजने का प्रबंधन कर रहे हैं ना, अपने यहाँ तो कर नहीं रहे हैं खाने का प्रबंधन। जबकि यहाँ पर ये भारत के संदर्भ में पूछा है और निर्यात में क्या होता है, हम बाहर वस्तुओं को भेजते हैं। तो ध्यान रहे, इसका आंसर है डी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। ए एक्सिस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईडीबीआई बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। और यहाँ पर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। और आप देख सकते हैं, देखिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, 20 में ही पूछा गया ये, देखिए अभी बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, और ये भी देखिए, ये भी पूछा गया 20 में ही, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृषि में तो हमेशा आगे होता है एचडीएफसी, और यहाँ भी वो यही है, एचडीएफसी ही है। यहाँ पर दिया है कि निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने जून 2020 में ई किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। इस एप्लीकेशन से किसान फसलों के भाव, वैरायटी, मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे। देखिए कितना बढ़िया है, यानी कह सकते हैं इस ऐप का उद्देश्य क्या है, ई किसान धन ऐप का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया, किसानों को फसलों के भाव, वैरायटी, मौसम की जानकारी और कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ देने का उद्देश्य से इसको लाया गया है। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रख लेंगे। इसको छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, सीधा आते हैं यहाँ पर। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी वो नीतियाँ हैं जो भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2020 में। तो यहाँ से आप ना चीज़ों को सीखते चले जाएंगे कि आपको PCS के क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, और UPSC के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्टेट PCS में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और UPSC में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यहाँ पर इसको आप ये समझ के बिल्कुल मत पढ़िएगा कि ये घटना चक्र है, घटना चक्र है। ठीक है, यहाँ पर इसको सीखने के उद्देश्य से पढ़िएगा कि आप कैसे तरीका सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, और चौथा दिया उपभोक्ता सहायिकियाँ यानी सब्सिडीज़। इसका मतलब है उपभोक्ता सहायिकियाँ, सब्सिडीज़। तो ये चारों ही यहाँ पर प्रभावित करती हैं चावल के मूल्य को। ठीक है, इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एक बार आप यहाँ से समझिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों को नीचे जाने से रोकती है।
इसका मतलब कि प्रभावित तो कर रही है, नीचे नहीं जाने दे रही है चावल के मूल्य को। ठीक है, किसान अपना उत्पाद समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमतें तभी बढ़ेंगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएंगी। यदि व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अब सारा चीज़ यहाँ से चावल का आप क्या करेंगे कि निर्यात कर देंगे, यहाँ पर चावल बचेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ेगी, सामान कम होगा भाई। इसी को तो कहते हैं मुद्रास्फीति, जैसे कि मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करेंगे, अपने चावलों को भेजेंगे, तो हमारे यहाँ चावल बचेगा ही नहीं, और हम क्या करेंगे कि जो थोड़ा बहुत चावल रहेगा वो मार्केट में ले आएंगे, और मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगा चावल का, तो जाहिर सी बात है थोड़ा चावल है, मांग ज़्यादा है तो लोग महंगा बेचेंगे। फिर दिया यहाँ पर सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार क्या करेगी, खरीद के स्टोरेज करती रहे, भंडारण करती रहे और मार्केट में ना लाए, तो जाहिर सी बात है आपूर्ति की यहाँ भी कमी हो रही है, तो मूल्य तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और उपभोक्ता सहाय की कीमतों को घटा देती है। तो इस तरीके से इसको भी ये भी देख रहे हैं कि सब्सिडी जब मिलता है तो कीमतें घट जाती हैं, तो ये भी चावल को प्रभावित कर रही है। तो ये चारों ही कारक चावल को प्रभावित कर रहे हैं मूल्य को लेकर के। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया डी। अब जहाँ भी ये शब्द आए उपभोक्ता सहाय की, तो ये सब्सिडी ही होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी इन्हीं सब शब्दों का यूज करता है क्वेश्चनों में, और जब भी हम नहीं समझ पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। पहला है सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अब देखिए सभी यहाँ पर दे दिया है, सभी, तो जहाँ भी आपका केवल आए, केवल, प्रत्येक, सभी, ठीक है, तो ये सामान्यतः कह सकते हैं, सामान्यतः गलत ही होते हैं। ठीक है, तो यदि इसके आधार पर हम देखें तो हमारा जिसमें से ए है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो इस तरीके से आंसर आ गया सी, और आंसर यहाँ पर सी ही है। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, सही बात है, ये भी कृषि में सार्वजनिक ही निवेश है, क्योंकि आप किसी एक को तो बिजली फ्री देंगे नहीं। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, अब देखिए ये तो मतलब माफ़ी तो कोई वो निवेश नहीं हुआ। ठीक है, तो पांचवा भी आप हटा सकते हैं, तो 5 के आधार पर भी आपका आंसर निकल जाएगा। छठा है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। अब सरकार कर रही है तो किसान अपना जब वो बेचेंगे, सब लोग जा कर के बेचेंगे, तो उनका सब इसमें तो स्टोरेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर सी निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने फार्म सेक्टर के प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था। प्रारंभ में किस में निवेश होता था, तो कृषि आधारभूत संरचना जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई और अनुसंधान तथा विकास, विस्तार सेवाएं, तीसरा बाजार और भंडारण। तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप छोड़ दीजिए, बस यहाँ पर आप फोकस थोड़ा सा रखेंगे। ये बहुत लंबा है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ है नहीं वैसे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 19 का है, 19 में पूछा हुआ है। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ज्वार की खेती का जो क्षेत्र है वो तिलहनों की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ठीक है, तिलहन का कम बताया है, ज्वार का ज़्यादा बताया है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए, जहाँ पर आए निरंतर, निरंतर तो वो भी गलत ही होता है। तो चौथा को अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर आ गया ए, और इसमें आंसर ए ही है। ठीक है, तो ये शब्द आप पकड़ लीजिए। सामान्यतः मैं कही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह ये गलत ही हो। ठीक है, 90% ये सही होता है।
तो ये मान करके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको एलिमिनेट करने से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब एक बार हम सन 2021 के उसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 19 से पहले पूछा है 5 साल, तो हम एक बार देख लेते हैं 21 में क्या है। तो फसल क्षेत्र संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े, अब इसको देखते हैं। विगत 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में, ये 21-22 दिया है, ये नवीन आंकड़ा है, इसमें जारी किया गया है। तो धान की खेती के अंतर्गत सन 2020-21 में कुल क्षेत्रफल 45.1 मिलियन हेक्टेयर रहा है, जो कि किसी भी अन्य कृषि फसल की तुलना में अधिक है। इसका मतलब कि अभी चावल के जो खेती के जो क्षेत्रफल हैं वो अभी भी अधिक है। फिर दिया है ज्वार की खेती के तहत कुल क्षेत्र 4.2 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि तिलहनों की खेती के अंतर्गत 28। इसका मतलब कि जो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट था वो भी गलत था। तो ये अगर हम दूसरे के उस पर निकालते हैं, ठीक है, जिसमें इसमें 2 है, दूसरे पे हम निकालते हैं तो देखिए फिर भी हमारा आंसर निकल के आ रहा था ए ही। तो अभी भी वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम भी ज़्यादा था तिलहन का, इसलिए इसको गलत माना गया था, और अब भी तिलहन का ज़्यादा है। फिर आगे देखते हैं। कपास की खेती के अंतर्गत इसी आकलन में कुल क्षेत्र 13 मिलियन, ये आपको याद नहीं रखना है कि कितने कितने मिलियन है, बस आपको कम ज़्यादा ही याद रखना है, ठीक है। जबकि गन्ने के अंतर्गत 4.9 मिलियन, इसका मतलब कि कपास की खेती का ज़्यादा है गन्ने की खेती से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5वां। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र वर्ष 2016 से 17 एवं 17 से 18 में क्रमशः 4 मिलियन हेक्टेयर एवं 4.7 मिलियन हेक्टेयर रहा, जबकि 18 में 19 से 5.1 मिलियन हेक्टेयर तथा 2019-20-21 इतना रहा, यानी 4.9 मिलियन रहा, ठीक है। तो वहाँ पर दिया है कि निरंतर घटा है, तो घटा नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना था 4.4 और 4 यहाँ पर 9, इसका मतलब कि बढ़ा है, घटा नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वही चीज़ है कि इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर 21-22 के आधार पर भी देखें तो हमारा 1 और 3 ही सही है, यानी ए ऑप्शन ही इसमें भी सही होगा। तो इसका ध्यान से देख के चलेंगे जो प्री देने वाले हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ है। बाकी हम स्पीड से करेंगे, 1 लाइनर जो फैक्ट होंगे उनको हम स्पीड से करते हुए चलेंगे। तो इसका आंसर सी है, ठीक है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि यह कृषि, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बात कर रहा है। ये जो स्कीम में जो योजना है इसके बारे में, तो ये कह रहा है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है। अब यहाँ पर किसी एक के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है। फिर यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता, तो जाहिर सी बात है, एक तो राष्ट्रीय कृषि बाजार जब सभी के लिए करेगा ना, यहाँ कृषकों, यहाँ पर किसी एक के बारे में बात नहीं की गई है, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है, मृदा कार्ड स्वास्थ्य स्कीम का उद्देश्य क्या है, देखेंगे। पहला है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंक को समर्थ बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो देखिए थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर लगानी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, यानी जो होगा ये मृदा से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया कि सिंचित, पहले अगर इसके आधार पर हम देखें, इसके आधार पर तो दिया है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। अब भाई ये तो मृदा से संबंधित चीज़ है, तो सिंचित क्षेत्र की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। तो इसका अगर हम 1 को एलिमिनेट करें तो हमारा बच रहा है 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन बैंकों को समर्थ। अब भला ये बैंकों को समर्थ क्यों बनाएगा, इसका तो काम है मृदा को जांच करना,
तो बैंकों को देने के, इसमें तो सरकार वो करेगी ना, कोई भी योजना लाएगी उसके माध्यम से बनाएगी। लेकिन ये मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है, इसके तहत तो मिट्टी से संबंधित होगा ना ये, तो बैंकों से इसका क्या काम। तो दूसरे को भी अगर हम एलिमिनेट करें तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया बी। इसका आंसर है बी, जो कि क्या है, ये है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आ गई भूमि, कृषि भूमि, यहाँ पर मृदा, तो कितने उर्वरक यूज हो रहे हैं, उनका उपचार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ये देखेगा। ठीक है, स्वास्थ्य, आपकी मृदा का स्वास्थ्य, तो यही तो देखेगा ये कि मिट्टी कितनी गुणवत्ता, मिट्टी में कितनी गुणवत्ता है, कितने मात्रा में खाद डालनी, एनपीके कितना, कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ यही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी कोई क्वेश्चन बनी जाए। यहाँ पर दिया, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था, या शुरू कब हुई थी। तो डेट याद रखना है। कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान के सूरजगढ़ से हुआ था। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या था, तो स्वस्थ धरा खेत हरा, ये था इसका नारा। तो इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचनशील बनाना है। शेष विकल्पों में, ठीक है, ये छोड़िए, ये सब तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देंगे इसका उद्देश्य क्या था, तो ये भी एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए। ठीक है, तो 1991 के आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुई घटना से पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। पहला दिया है, जीडीपी में कृषि का अंश बहुत बृहद रूप से बढ़ गया। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया और भारत का विदेशी विनिमय भंडार बहुत बृहद रूप से बढ़ गया। तो इसमें ये जो हमारा है कि जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया, यहाँ पे कहता है बृहद रूप से बढ़ गया, तो ये गलत है। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, ये सही है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जो लाइसेंस नीति थी उसमें परिवर्तन किया गया। लाइसेंस नीति में परिवर्तन किया गया। ठीक है, इस तरीके से नए नए उद्योग लगे, उत्पादन हुआ और निर्यात भी होने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। एक को अगर हम एलिमिनेट करें, अभी हमारा इतना बच रहा है, बी और सी। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जब नए नए हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे तो बाहर से लोग हमारे यहाँ तो आएंगे ही निवेश करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा सही है। फिर अब भारत का विदेशी विनिमय भंडार बहुत बृहद रूप से बढ़ गया, ये भी सही है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का आयात करवाएंगे और किसी चीज़ का हम निर्यात करवाएंगे, तो जब हम निर्यात करवाएंगे तो हमको डॉलर में मिलेगा ना, पैसा जो आएगा हमारे यहाँ डॉलर में आएगा। तो ये तो कह रहा है कि भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया, तो ये भी हमारा सही है। तो 2, 3 और 4 इसका आंसर है बी। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया बी। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। विश्व विकास संकेतक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश वर्ष 2000 में 23% था, जबकि वर्ष 2015 में यह घटकर 17% रह गया। ठीक है, ये ज़्यादा फैक्ट दिया है तो इसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये 17 का है, 17 में पूछा गया है, तो फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया। तो ध्यान देंगे, नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का, तो ये फैक्ट है, इसको रट लेंगे। इसका आंसर है बी, नॉर्वे के साथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में।
इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो नीली अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए है, तो ये समुद्री कचरे के निपटान हेतु है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो वहाँ पर दे देगा आपको मत्स्य पालन से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ये समुद्री कचरे के निपटान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूरज धारा योजना संबंधित है ए ऋण संबंधी, बी बीज अदला बदली, सी टीकाकरण और डी बीमा संबंधी, ई इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, और जब आपका हो सकता है पीसीएस में भी पूछ दे तो बस ये हटा देगा, बाकी चारों ऑप्शन आपका दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो है बी, बीज अदला बदली से सूरज धारा योजना संबंधित है। इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, ये किसके द्वारा संचालित है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। और ये किसके द्वारा संचालित, किस विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है, तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा। तो ये ध्यान देंगे, ये विभाग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक ये कहाँ से जारी किया गया है। सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज अदला बदली हेतु अनुदान किया जाता है। देखिए इसमें कई सारे फैक्ट हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना है सूरज धारा योजना, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर सभी नहीं आएगा, यहाँ पर सभी दे देगा, तो ध्यान रखना आपको सभी नहीं है, केवल एससी और एसटी से है। फिर है 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी, यानी यहाँ पर ये भी वो कर दिया गया है 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों। तो ध्यान देंगे, पहले तो ये सीमित है इसका क्षेत्र, ओनली 1 हेक्टेयर होना चाहिए। और दूसरा किन फसलों के बीज से अदला बदली है तो अनुदान किया गया है, तो ये दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं बना दूँ लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग खुद इसका क्वेश्चन बनाइए कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे फैक्टों को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चरण सिंह और डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान देंगे इसका आंसर है सी, और ऐसे क्वेश्चन पीसीएस बहुत पूछता है, तो ध्यान देंगे ये सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। यहाँ पर दिया, चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकता, इसलिए ये इसके समर्थक नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये है। भूमि जोतक की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी सही है कि ऐसा तो नहीं कि कोई जमींदार है खूब सारा उसका ज़मीन है तो बस बढ़ाता जाए। ठीक है, फिर है काश्तकारी सुधार, ये भी सही है। बहुफसली योजना आपका यही बच रहा है, तो ये इसका आंसर है डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। फिर है, ये देखिए क्या है कि कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु, यानी वह सुधार से संबंधित है। पहला, मध्यस्थों की समाप्ति, बिल्कुल। भूधृति सुधार, ठीक है। जोतों की हदबंदी, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि भूधृति सुधार ये भी सही है, ठीक है। और जोतों की हदबंदी वही चीज़ है यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, यही इसी को कहते हैं हदबंदी, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ये कब पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2019 में ये पूछा गया है। तो ये तीनों ही सही है, इसका आंसर है डी, क्योंकि सही है। आप इसका तय तो करो कि आपको कितना दिन लेना है, कितना क्या करना है। अवधि की सुरक्षा भाई आप इतने दिन से पहले आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये भी आपको तय करनी। और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा ये भी आपको करनी है। हाँ ठीक है, मैंने आपको दे दिया है तो आप इसके मालिक हो। तो इस तरीके से ये तीनों ही सही हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार है, ये देखिए उत्तराखंड में तो पूछा ही पूछा है। अभी
फिर से ये उत्तराखंड में रिपीट हुआ था। जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है, प्लस 2020 में ये पूछा है, उसमें 19 या 20 में पूछा है, ये बीपीएससी में पूछा है ये। तो ये 2 जगह क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। 2022 में हुआ ना एग्ज़ाम ये, ठीक है। तो इसमें पूछा है उत्तराखंड वाले में, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देंगे। इसका आंसर है डी। 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं उन्हीं को सीमांत जोत आकार वाले किसान कहते हैं, ठीक है। फिर एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर तक, अब वही चीज़ है, घुमा करके पूछ दिया यहाँ पर। वहाँ पर 1 पूछा है, ठीक है, 1 से कम, और यहाँ पर दे दिया 1 से 2 के बीच पूछ लिया है, 1 से 2 हेक्टेयर तक पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो लघु किसान, ठीक है, जिसके पास 1 है, 1 से कम है या 1 है, वो है सीमांत, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो है लघु कृषक। आगे, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। अब सीमांत कृषि वही पूछा है, सीमांत के बारे में पूछा है। तभी हमने देखा 1 हेक्टेयर से कम वाले, तो इसका आंसर है डी। और देखिए 17 में पूछा है। फिर ये अगला है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। ए, ताज निकलने की अवस्था, बी, किल्ले निकलने की अवस्था, सी, बूट अवस्था, डी, संधि की अवस्था। तो देखिए ये सब तो मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर है वो है ए, तो आप लोग इसको रट लेंगे। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देता है, उपयुक्त अंश संबंधित है, ठीक है। तो देखिए पहली बार तो पढ़ने में लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जब ध्यान से, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन अब एक बार फिर जब ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लाखों करोड़ लोग कहाँ होते हैं, समुदाय में ही होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, सामुदायिक विकास से। अगला, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारक है। धीमी गति यानी कृषि में धीमी गति से विकास क्यों हो रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ग्रामीण निर्धनता, बी, शहरी निर्धनता, सी, कुशल श्रमिक, डी, शहर से गांवों की ओर पलायन। तो इसका आंसर तो एक बार पढ़ने में जैसा लगेगा कि इसका आंसर डी है, लेकिन इसका आंसर ए है। ज़्यादातर जो कृषि होती कहाँ होती है, गांव में ही होती है, तो हमें शहरी निर्धनता से कोई लेना देना है नहीं। जब कुशल श्रमिक होंगे तो काम के बारे में उनको अच्छे से पता होगा, वो दक्ष होंगे कि कितना खाद डालना है, कितना बीज डालना है, कहाँ कब सिंचाई करनी है, कब नहीं करनी है। तो इससे जो कृषि की गति वो धीमी नहीं होगी, इससे तो तेज होगा ना, ठीक है। और शहर से गाँव की ओर पलायन, तो जब शहर से गाँव की ओर ये पलायन कर रहे हैं तो गाँव में आकर करेंगे क्या भाई, करेंगे तो खेती ही, क्योंकि इसके अलावा और क्या काम है गाँव में। तो इससे भी क्या होगा कि कृषि के विकास में गति मिलेगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 में मतलब कम हुआ ही नहीं है, कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। फिर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ए है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तो यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी का वीडियो देखा होगा मेरा, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है 6 7 की, तो यहाँ पर आप तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि ये शब्द कई बार उसमें घुमा है और बाकायदा मैंने इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया वहाँ पर। तो ए का है 1, अब ए का 1 यहाँ पर देखिए, ए का 2 है, ए का 3 है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब ए का 1 यहाँ भी है और ए का 1 यहाँ भी है, तो इसको देखते हैं। फिर है, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ठीक है। तो यहाँ पर दिया मालगुजारी, ये भी शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया गया है। तो ये थे जमींदार, बहुत अच्छे तरीके से, और जमींदारों की शब्दावली भी वहाँ पर यूज की गई है कि जमींदारों को क्या कहते थे, जागीरदारों को क्या कहते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। तो इस तरीके से बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, हमारा आंसर निकल के आ गया बी। ये देखिए आंसर हो गया बी। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि,
इसको कहते हैं प्रत्येक किसान को, इसको कहते हैं रैयतवाड़ी। ये भी मैंने आपको बताया है, रैयत किसको कहते हैं, किसान को ही कहते हैं। ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, बस लास्ट बच रहा है, कर दीजिए, महलवाड़ी हो गया आपका, मिल गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। भाई सबको पता है, कपास की खेती के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, ठीक है, जो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, और यही क्रम भी है इसका। तो आप ध्यान देंगे, सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में, फिर पाई जाती है महाराष्ट्र में, फिर पाई जाती है पंजाब में। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो स्टार्टिंग के हैं तीनों, इनको याद कर लेना है, ठीक है। आगे है, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अब लकड़ी के हल की जगह लोहे का हल आ रहा है, तो किसका उदाहरण है। ए दिया है, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल प्रगति, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ये है क्वेश्चन यूपीएससी का, सन 2015 में पूछा है। तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसका लगाएंगे आंसर ए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कह रहा है कि श्रम बढ़ाने वाली। भाई जब किसी काम को हम हाथ की जगह मशीन से करेंगे तो उसमें समय हमारा कम लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पर समय तो हमारा कम होगा ना। अब जहाँ से हम लकड़ी के हल को धीरे धीरे करके करेंगे, लकड़ी का हल उतना पैना भी नहीं होगा, इस्पात का होगा तो काफ़ी पैना भी होगा, जल्दी जल्दी जमीन को ये वो जोतते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम टाइम में हम काफ़ी गुणवत्तापूर्ण काम कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है, अधिशेष होगा, हम व्यापार करेंगे, हमको मुनाफा होगा। तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, तो जाहिर सी बात है हमको मुनाफा ही तो हो रहा है, समय कम होगा, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा, ठीक है, इसका व्यापार होगा, और जब व्यापार होगा तो हमें लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा इसका मतलब हमारे पास पूंजी ज़्यादा आ रही है, तो पूंजी हमारी बढ़ी तो रही है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है। इसको छोड़िए, आप इसको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये आर्ट का है, ठीक है। हम अभी पढ़ लेते हैं लेटेस्ट का जो डाटा है हमारा, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर है, इसको बस देखना है कि सन 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल जीबीए में हिस्सा चालू कीमतों पर, ठीक है, 18.8% अनुमानित है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर वर्तमान में जो होगा वो ये होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अब भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान छोड़ दीजिए, ये भी 13 का है, इसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही हम देख लेते हैं। 21 का अपना देखते हैं हम। अगर यहाँ पर देखें, सन 2019-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल जीबीए में हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2019-20 में इतना था, यानी 18.4% था। जबकि अगर हम 20-21 का लें तो इसमें हमारा आ रहा है, एक तो 20 था, 20.2 और 18.8% अनुमानित है। यानी 20-21 में कितना है, 20.2, और 20-21 से 22 में है ये कितना, 18.8। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। फिर ये भी छोड़ दीजिए, इसे भी आपको ध्यान नहीं रखना है, वही फैक्ट बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, इस समय पूछ रहा है, तो ये भी छोड़िए, ये 96 में, एक बार 98 में पूछा है, तो आपको केवल इस टाइम का ध्यान रखना है। तो ये देखिए 18.8% तथा वर्ष 21-20 में इतना था, 20-21 में। तो ये बस फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये, और सन याद रखना है आपको। इसे भी छोड़ दीजिए, ये 10 में पूछा है, इसका भी आंसर वही होगा, सेम, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए स्थिर और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अब सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए कृषि संबद्ध क्षेत्र में यहाँ पहले 18 था, फिर 17 आया और फिर 16 हो गया। इसका मतलब ये घट रहा है। आंसर होगा बी, घट रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए उद्योग में अगर हम देखें, यहाँ पर तो पूछा है आपसे कृषि, लेकिन क्या पता यहाँ पर उद्योग दे दे, उद्योग दे दे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 14-15 में 30 था, 15-16 में 29.6 था, और ये 18 और 19 में 29.6 है। तो अभी ये क्या है, स्थिर है। ये क्या है, स्थिर है, क्योंकि बढ़ा ही नहीं, स्थिर है। ठीक है, सेवा में अगर हम देखें, यहाँ पर अगर सेवा दे, सेवा क्षेत्र में योगदान पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो देखिए 14-15 में 51.8, 15-16 में 53.53, ठीक है, और 18-19 में 54। इसका मतलब कि ये निरंतर बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। आगे देखते हैं, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, तो वही आंसर है, सेम ही होगा, बढ़ ही रहा, घट ही रहा है। ठीक है, यही है, घट रहा है, बस इसको एक बार देख लेंगे। अगला है कि NSSO के 17वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं, और केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि सूत्रों से प्राप्त की है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि OBC वगैरह डाल देता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ST SC यहाँ पर होंगे, OBC नहीं होगा। तो 2 को अगर हम एलिमिनेट करें, हमारा आंसर आ गया C। तो आप देख सकते हैं C, मतलब आपका UPSC भी बहुत टफ नहीं है। देख रहे हैं कितने ईजिली आपका आंसर निकल जा रहा है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा सा समझना है, सोचना है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को, देखिए रिस्क उठाएंगे जब भी निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर मात्र 40 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जिसके आंसर आप दे सकते हैं, बाकी का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ऐसे लॉजिक लगा के ही बाकी का आंसर आप दे पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसको छोड़िए, 14 के अनुसार पूछा है क्या है राष्ट्रीय आय, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C मध्य प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो 2 तो हम जानते ही हैं, सोयाबीन का तो सोयाबीन का तो उत्तर प्रदेश और बिहार से कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ध्यान देना, ज़्यादा क्षेत्रों पर खेती, ज़्यादा जो ज़मीन पर खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर यही पूछता उत्पादकता के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर, तब हमारा आंसर होता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य उत्पादकता के आधार पर सबसे आगे है, ये शीर्ष पर है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? यहाँ पर विश्व की बात कर रहा है। A इजराइल, B मैक्सिको, C पाकिस्तान, D ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, और वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है, वर्तमान में भी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही आगे है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रबर थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो देखिए 2 तो आपको पता है, लेकिन कहवा का समझ नहीं आया कि मंगोलिया में हो सकता है, तो इसका आंसर है B। दिए गए विकल्पों में शीर्ष कॉफ़ी कहवा उत्पादन देश ब्राज़ील ही है, ना कि मंगोलिया।
तो ध्यान देंगे कहवा में भी कौन है, तो वो ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील ही है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ आम है, लीची है, नारियल है, सेब है। तो आपको पता है लीची तो सभी को पता है, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही फेमस है। मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में। तो मुजफ्फरपुर की लीची तो बहुत ही फेमस है। तो बी का अगर हम देखें, बी का 3, तो बी का 3 2 में आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये तो कट गया। अब बी का 3 यहाँ भी है और बी का 3 यहाँ भी है। आम को देखते हैं, तो आम सभी को पता है ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए का हो गया 4, तो देखिए यहाँ भी ए का 4 दिया, ए का 4, यानी जो चीज़ हमको पता रहती है वो दोनों में दे देता है। फिर है नारियल और सेब। और नारियल तो आपको पता ही है, इतने साउथ वॉथ की मूवी भी देखते हैं उसमें नारियल कितना रहता है केरल में। तो नारियल हो गया, सी का हो गया हमारा 3, सॉरी सी का 2 हो गया हमारा, तो सी का 2 हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। बाकी बचा सेब, तो इसको ले लीजिए आप जम्मू कश्मीर। कश्मीरी सेब करके नहीं बेचते हैं मार्केट में, तो कभी कभी सुनी हुई चीज़ भी हमें काम आ ही जाती है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है सी। कोई भी चीज़ सुनी हुई पढ़ी हुई बर्बाद नहीं जाता, बशर्ते आपको वो यूज करनी आनी चाहिए। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा। अब देखिए, अब यहाँ लालिमा शब्द की वजह से क्या कर दिया है, गाजर दे दिया है। प्याज भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है, गाजर भी लाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर रियल में देखें तो इसका संबंध है भिंडी से। तो ध्यान देंगे, काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही, ठीक है, आरोही अवरोही आपको ध्यान देना है। ये मतलब बढ़ते हुए, उसमें घटते हुए पूछ रहा है, यानी हमको ज़्यादा से स्टार्ट करनी है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और यहीं पे पूछता आरोही, तो हमको घटते से स्टार्ट करनी थी। ठीक है, ज़्यादा 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 ऐसे करनी थी। तो ये आप ध्यान देंगे। इसका आंसर है ए, इसके ऊपर आप देख लेंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। अगला है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। तो ये है 16 का, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। वर्तमान का आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। वर्तमान में शुद्ध बुआई का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में, वो है 42.4%। तो ये आप इसको ध्यान में रख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये छोड़िए क्योंकि किस वर्ष में, अब यहाँ पर 6 दिया, 3, 5, ये सब याद करने की जरूरत है ही नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में, ये भी वही है सेम। ठीक है, इसको भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो ये ध्यान देंगे आप, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर भारत की औसत फसल गहनता है, औसत फसल गहनता पूछा है, इसको छोड़िए। वर्तमान का ध्यान रख लेंगे कि सन 2021 के अनुसार फसल गहनता 143.6% है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कथन कारण दिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, और ये पीसीएस में खूब पूछते हैं, ये देखिए पीसीएस में ही पूछा है। ठीक है, यूपी देखिए, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मिलान वाला और एक ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दिया है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब देखिए यहाँ पर पूरा नहीं दिया है कि संपूर्ण, यहाँ पर दिया लगभग, तो सच में हम लगभग आत्मनिर्भरता की ओर हम अग्रसर हैं। अब दिया है क्योंकि, यानी इसलिए हुआ है क्योंकि अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। ठीक है, कारण खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो देखिए दोनों सही है भाई, जब हम आत्मनिर्भर हुए हैं तभी तो बाहर से चीज़ें नहीं मंगा रहे हैं, खुद अपने लेवल पर हम उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो कारण और कथन यहाँ पर दोनों सटीक हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा है ए। आंसर आ गया आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन में से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। ठीक है,
अब ये बताना है कि हम क्या समझते हैं। तो देखते हैं। प्रत्येक परिवार को अंतस्थ बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। जब वृद्धि दर्शा रहा है तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता भला घटेगी क्यों? ये भी गलत है। गरीबी से नीची रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, नहीं, काफ़ी लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो ये भी गलत है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, ये सही है। आंसर है ये डी, कि खाद्यान्न स्टॉक तो हमारे पास पर्याप्त हैं परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं आप। 93, 92, 93 से हमको क्या मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में पूछ रहा है, ध्यान देंगे। ये है चीन, और वर्तमान में भी चीन ही है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में भी चीन ही है, और चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। ये छोड़ दीजिए। 15, 16 का क्वेश्चन है। ये भी 16 का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित होती है उसका राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। आप सभी को पता ना, ये कर्नाटक ही है। वर्तमान में देखिए अगर, तो प्रश्नकाल तथा वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम कर्नाटक का है, यानी वर्तमान में भी कर्नाटक ही प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? जिसको छोड़ दीजिए, पहले का पूछा है। ठीक है, ये भी 15, 16 का, इसको भी छोड़ सकते हैं हम। ये भी छोड़ सकते हैं, 10 में पूछा है। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो यहाँ पर उस टाइम पे जब पूछा था 10 में तो बी था। ठीक है, लेकिन आपको वर्तमान के संदर्भ में देखना है, तो वर्तमान में क्या है मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान? वर्तमान में हमारा चावल है, चावल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये देखिए चावल ही है, पहले पे चावल है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी सन 2005 का, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। ठीक है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, भारत नहीं है। ठीक है, तो 2 हमारा गलत है, ए है हमारा आंसर, क्योंकि विश्व में ये एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो 5 सभी प्रकार के जो व्यापारिक रेशम होते हैं उनका उत्पादन करता है। और वर्तमान में भी सेम है, ये सन 2005, वर्तमान भी इसका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, विश्व में पहला चीनी का जो था वो ब्राज़ील ही था। चीनी और कहवा में, गन्ना, चीनी, कहवा में सब में ये ब्राज़ील ही है, तो ध्यान देंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसका रास्ता पूछा है। ए, कुशल सिंचाई, बी, गुणवत्ता युक्त बीज, सी, कीटनाशकों का प्रयोग, डी, उर्वरकों का प्रयोग। तो इन सब का मतलब है ये सब उत्पादकता बढ़ाने का ही रास्ता है। इसका आंसर है ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या दबाव, भाई है, जितनी जनसंख्या होगी रहने के लिए घर तो चाहिए, तो जहाँ पर घर बनेगा वहाँ खेती थोड़ी ना हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी है। प्रचंड बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, इससे कोई मतलब है ही नहीं, इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, फिर है सहकारी कृषि, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सभी किसान होते हैं, सभी किसान इसमें मिलकर काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि सामूहिक खेती होती है, इसमें सामूहिक खेती की जाती है। इससे उत्पादकता बढ़ता है, कम नहीं होता, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, छोटे छोटे किसानों के, जैसे ये खेत हैं, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, तो ये क्या करते हैं, सब एक ही साथ जुताई कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक में ला करके जुताई कर लेते हैं, मिल के खेती करते हैं। अब हमारे इसमें इतने लोग हैं
तो किसी के पास श्रम ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा होंगे, वो भी इसमें लग जाएंगे। ठीक है, फिर किसी के पास ट्रैक्टर होगा तो वो इसमें अपने से ट्रैक्टर से जुताई कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे है, तो इन सब लोग मिलजुल कर खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबका अलग अलग संसाधन लगेगा, तो उत्पादकता हमारी बढ़ेगी, ना कि निम्न होगी। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी से। इसका आंसर है डी, सभी से। ठीक है, कैसे कह रहा है कि कृषि का महत्व है? भाई कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उत्पादन तो रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होगा। ठीक है, औद्योगिक विकास होगा, इससे खाद्यान्न पूर्ति होगी। ठीक है, तो सभी तो आ रहा है ना इसमें मिलके, इस तरीके से इसका आंसर डी ही होगा। ये जीडीपी प्रति व्यक्ति ये 8 का है, तो इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। यहाँ भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है, तो आपको सभी को पता है कि कृषि किसका वो है, किस राज्य सूची का विषय है, तो राज्य ही लगाएगा। बाकी 1 का है तो इसको छोड़ सकते हैं आप। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, सभी को पता है ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही लगे होंगे। ठीक है, भारत के श्रमिक बल में प्राय कितने प्रतिशत, ये 97 का पूछा, इसको छोड़ दीजिए। निम्न में से नगदी फसल कौन नहीं है? नगदी फसल, तो इसमें हमारा जूट है, मूंगफली है, गन्ना भी है, लेकिन ज्वार नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है सी। यहाँ पर देख सकते हैं नगदी फसल कौन कौन सी है, नगदी और गैर नगदी यहाँ पर देखना है आपको। तो खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल जो कि गैर नगदी हैं, यहाँ पर है चावल, फिर मक्का, ये मोटे अनाज, और दलहन और गेहूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? तिलहन है, मूंगफली है, सरसों है, रेशेदार मतलब कपास, जूट, मेस्ता है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, आलू। तो ये ध्यान रखेंगे आप, यूपीएससी में भी स्टेटमेंट ये देता है, लेकिन एक आध इसमें से डाल देता है। ठीक है, और इसमें से मिक्स कर देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है, मत्स्य पालन से नहीं है, ब्लू है, नीली क्रांति है, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन, ये पीली क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको भटकाने के लिए दे दिया कोयला उत्पादन, लेकिन ये नहीं है, इसका आंसर है सी। तो ध्यान देंगे काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पर देखते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ग्रे क्रांति यह है उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी झींगा प्याज से, नीली मत्स्य उत्पादन से, लाल काली टमाटर मांस उत्पादन से, श्वेत दुग्ध उत्पादन से, पीली तिलहन उत्पादन से, और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, सॉरी पीली यहाँ पर तिलहन से है। ठीक है, मैं सरसों वहाँ पर बोल दी थी, पीली यहाँ पर तिलहन से है। तो ये टेबल एक बार आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, दलहन की खेती का संवर्धन। तो इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन करना। आंसर है ए। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछता रहता है हमेशा, फैक्टों को बहुत पूछता है और हर एक एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर है सी, 1985 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ये भारत में पूछ रहा है, और यहाँ पे ऐसे पूछा भारत में, ये फसल बीमा है, फसल बीमा। ठीक है, और यहाँ पर है राष्ट्रीय कृषि बीमा, तो ध्यान रखना है, यह है भारत में फसल बीमा और यह है राष्ट्रीय कृषि बीमा। ठीक है, इसका आंसर है सी, 1999 से 2000। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो अभी हमने देखा 99। कृषि किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में, ये छोड़िए, ये 5 वर्ष का पूछा है, इससे मतलब नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? इसका आंसर है डी, 1992। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको रटनी ही पड़ेगी,
ये रटनी ही पड़ेगी। और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं सब चीज़ों में चेंजेज करता है, तो ये तो आपको रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक ही नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दस्ता का विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, केवल 2 सही है। अब इसमें क्या हुआ कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यहाँ पर दिया है कि गरीब किसानों, भला ये सिंचाई लाभ जब कार्यक्रम है तो गरीब किसानों नहीं, यहाँ पर राज्य को देंगे ना। राज्य तो सिंचाई जैसी परियोजनाओं को लाता है, ठीक है, कि सिंचाई अब किसी एक के तो वो है नहीं, अब हर गरीब किसान के यहाँ बोर तो होगा नहीं कि वो सिंचाई करे, तो इस तरीके से ये राज्य को दिया गया है, ना कि गरीब किसान को। तो एक जो है आपका ये गलत है, इस तरीके से आपका आंसर है बी। अगला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सही नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पूछा है, तो यह वर्ष 2007-08 में लागू की गई। फिर इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है। इसको आप छोड़ सकते हैं, 9 में पूछा था ये, अब तो नहीं पूछेगा, तो इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। उसमें उस हिसाब से होगा ना कि कितनी आवंटित की गई है, कितनी नहीं की गई है। ये भी छोड़ दीजिए, 10 का है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। कभी कभी पूछ लेगा कि क्या शामिल है क्या नहीं है, भले ही 17 में पूछा है। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ध्यान देंगे आप, उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षक और कृषि अभियांत्रिकी, ये तो पढ़ाई है ना, ये तो स्टडी से संबंधित हो गया, तो इसमें शामिल भला क्यों होगा। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है, तो 15 सभी को पता है। ठीक है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लेता है, जो स्टेट पीसीएस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो इसका आंसर है बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना जो है वो लाया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, ऐसी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए ये आया तो है देखिए इनमें से किसी में, लेकिन पूछा कब है, 16 में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर करके आपको नहीं चलना। इसका आंसर है डी, 2005 में आया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। कौन सा राज्य, तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये सब छोड़ दीजिए, उस हिसाब से था, उस टाइम के हिसाब से। बाकी योजना जिसमें आया था वो तो रहेगा ही। ठीक है, सन पूछ लेता है फैक्ट वाला, ये भी छोड़िए, उस टाइम पे योजना आई होगी, ये भी आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और अभी ये उत्तराखंड में भी ये पूछा गया था, यूके पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा गया था अभी जो हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून है तो पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, यह 75% ग्रामीण जनसंख्या का। ठीक है, ये फैक्ट है, एक बार आप इसको देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं ये, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा महत्व है नहीं यहाँ पर, मतलब बस यहाँ पर ही पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। ये भी छोड़ दीजिए। बस ऐसे क्वेश्चनों से आपको ये सीख लेनी है, ऐसे क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं आपको ये सीख लेनी है कि किस तरीके से, मतलब कोई योजना है तो उससे संबंधित क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे कि ये 19 में पूछा हुआ है, तो क्या पता इसी से मिलता जुलता कोई 20 में योजना। अब ऐसा तो है नहीं कि 20-21 में कोई योजना आई नहीं है, 21 में कोई योजना आई नहीं है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रख करके पढ़नी है कि यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो फिर आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और कोई भी योजना आएगी तो PT 365 आपको सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो PT 365 में सारे फैक्ट आपके आ जाएंगे वहाँ पर। जैसे अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझे, जैसे कि यहाँ पर दिया 18 में, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने
खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। तो उस टाइम पे जब ये आया होगा, प्रतिस्थापित हुआ होगा, तो चर्चा में आया होगा, तो इसलिए ये पूछ लिया। ठीक है, तो खुद ही बता दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। तो देखिए ऐसे जगह जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे यही स्टेटमेंट चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पर भी यही किया है। इसका जो सही पूछा है तो इसमें हमारा होगा ए, ओनली ए, क्योंकि यहाँ का चेंज कर दिया है, इसमें है। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ के समझ लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है और क्या क्या संभावनाएं होती हैं कि वो चेंज करता है। और जब ये चीज़ आप पकड़ लेंगे तो रिस्क अगर उठा लिए वहाँ पर, तो काफ़ी क्वेश्चन आपका सही भी हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। अभी लगभग 90 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 90 हमने कर लिया, तो इसमें अभी 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाएगा। तो बाकी अगले वीडियो में जो इसका बच रहा है उस सारे क्वेश्चनों को हम लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।